बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया रेवेन्यू बिहेवियर इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू बिहेवियर क्या होगा, अगर आपको याद हो। ऐसा ही है, बताइए। तो हमने कहा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम होने के बाद क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन की तरह टोटल रेवेन्यू एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज नहीं कर रहा, बल्कि इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पर। फिर उसका स्लोप जीरो हो जाता है और उसके बाद वो उसका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है, मतलब टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन हो जाता है, तो ये वही पॉइंट है, ठीक है, कि टोटल रेवेन्यू जहां से टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन होगा वहां पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, नेगेटिव है। और जब तक आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा था तब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या था बेटा, पॉजिटिव था। यस और नो? तो ये तमाम बातें आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस की, रेवेन्यू बिहेवियर आपके सामने रख दिया गया। यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई बेटा, लाजमी, ठीक है ना। अब उसके बाद यहां तक आपके सामने सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, आज की क्लास में, तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। यस, इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म इन इम्परफेक्ट कंपटीशन हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा, तो जब हम इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म इन इम्परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्परफेक्ट कंपटीशन में कोई एक फॉर्म नहीं है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली भी है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में डुओपोली भी है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में ओलिगोपोली भी है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी है। ये सब चीजें हैं, लेकिन उन सब में कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज ये है कि उन सबका रेवेन्यू बिहेवियर इस तरह ही डिमिनिशिंग है। सबका डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। सब केसेस में प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए आपको प्राइसेस कम करने पड़ेगी। बिल्कुल बेटा, मोनोपोली में भी, मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट्स ना होने की वजह से उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ी है कि डिमांड प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का कोई इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अगर आपको चैप्टर याद हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो जिस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं या नहीं होते, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं बोल रहे, इनइलास्टिक बोल रहे हैं। क्या ये बात आपको याद है बेटा? बताइए। सही है। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, अब उसके बाद बेसिकली मैं आपके सामने ना मोनोपोली की बात करूंगा फिल वक्त, ना मैं आपके सामने ओलिगोपोली की बात करूंगा फिल वक्त, ना मैं आपके सामने मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की बात करूंगा फिल वक्त। ठीक है, मैं आपके सामने रख दूंगा एक बेसिक इक्विलिब्रियम जो आपके पास इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आना चाहिए, मतलब जो डायग्राम बनने चाहिए। वो डायग्राम मोनोपोली में फिट हो सकते हैं,
वो डायग्राम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी फिट हो सकते हैं और वो डायग्राम ओलिगोपॉली में फिट हो सकते हैं। तो मैं फिल वक्त ना मोनोपोली का नाम यूज करूंगा, मैं फिल वक्त ना ओलिगोपॉली का नाम यूज करूंगा, ना मैं फिल वक्त मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का नाम यूज करूंगा। मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म इन इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये नाम यूज करूंगा। तो इससे क्या होगा, आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी जनाब इक्विलिब्रियम कैसे आ रहा है। उसके बाद रेलेवेंट केसेस पढ़ पढ़ के आप उनके नाम देना शुरू कर दें, हाँ भाई ये केस मोनोपोली है, ये केस ओलिगोपोली है। सो है सब इम्परफेक्ट कंपटीशन। कॉमन बात क्या है कि सबके सब इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो आज आपसे बुनियादी डिस्कशन हम कर लेते हैं और बुनियादी डिस्कशन में हम बुनियादी डायग्राम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या ख्याल है आपका? तो यहाँ पर हम लगाते हैं हेडिंग। क्या लगा दी हमने हेडिंग? इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, फिर वही बात आएगी, यहाँ पर तीन किस्म के इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब तीन किस्म की प्रॉफिट कंडीशन है, तो तीन किस्म के इक्विलिब्रियम में फिर वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन तो हो जाएगा, मसला नहीं है। बेसिक इक्विलिब्रियम तीन है, आप सब जानते हैं। नंबर वन व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन क्या है? जब एवरेज रेवेन्यू बराबर है किसके? एवरेज कॉस्ट के। ठीक है, उसके बाद नंबर टू, नंबर टू क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन व्हाट? एवरेज कॉस्ट। सही है बेटा। और नंबर थ्री, सब नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा तो ठीक है, तो बोलो पेमेंट चेक दे दो, जनवरी से जून तक के पेमेंट के चेक दे दो। सब नॉर्मल प्रॉफिट। और सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है बेटा? एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ये तीन आपके सामने क्या बनेंगी? प्रॉफिट कंडीशंस बनेंगी। यस और नो? बताइए मुझे आप, क्या कहते हैं आप लोग? ऐसा ही ना? ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कहां से बेटा? पहली कंडीशन से। और वो पहली कंडीशन क्या है? वो पहली कंडीशन नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जनाब आप देख सकते हैं क्या,
ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज जो आपने ड्रॉ करनी है, जो आपने रेवेन्यू बिहेवियर स्टडी कर लिया ना इम्परफेक्ट कंपटीशन का, वो आपने ड्रॉ करना है। और क्या स्टडी किया आपने रेवेन्यू बिहेवियर, आपके सामने है। मार्जिनल रेवेन्यू डिमिनिशिंग है, तो अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल इज डिमिनिशिंग तो एवरेज इज आल्सो डिमिनिशिंग। जब तक मार्जिनल एवरेज से नीचे फॉल करेगा तो एवरेज भी डिक्लाइन होता रहेगा। ये रिलेशनशिप तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चाहे वो कॉस्ट के लिए पढ़े चाहे वो रेवेन्यू के लिए पढ़े। तो मार्जिनल ये रहा, एवरेज ये रहा, सही है, बताइए, ठीक है ना। ना, अब इसको जरा आप गौर से समझिएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करें, सबसे पहले आप मार्जिनल रेवेन्यू ड्रॉ करें। ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप एवरेज रेवेन्यू ड्रॉ करें ऐसे। ये बिल्कुल सिंबल जो बनेगा ना एवरेज रेवेन्यू, ये सिंबल ऐसा बन जाएगा जैसे आपके हाथ में जो दो उंगलियां होती हैं विक्ट्री के साइन की, विक्ट्री के साइन के लिए आप जो दो उंगलियां करते हैं ना, तो वो आप क्या करते हैं ऊपर की तरफ ले आते हैं, उस हाथ को आप जरा नीचे की तरफ ले आए और इस शेप में ले आए जिस शेप में आपका ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, विक्ट्री का साइन बनाया अपने हाथ पर, दो उंगलियां ऐसे उठाएं और फिर उसको उस उन दो उंगलियों को वैसे ले आए जिस तरह डायग्राम है। तो जो आपकी बड़ी वाली उंगली है वो मार्जिनल रेवेन्यू और छोटी वाली उंगली जो है वो एवरेज रेवेन्यू। क्या ख्याल है, सोचा। अभी मैं फिजिकली आपके सामने नहीं हूं लेकिन आपको आइडिया दे रहा हूं। क्या कहते हैं सब लोग, विक्ट्री का साइन बनाया और विक्ट्री का साइन बनाकर उसका एंगल वो कर दिया नीचे की तरफ, ऐसे घुमाए अपने हाथ को और उसको डायग्राम की शेप में ले आए। अगर उल्टे हाथ अपने उल्टे हाथ से बनाएंगे तो बिल्कुल सेम शेप बन जाएगा। तो बड़ी वाली उंगली क्या हो जाएगी बेटा, मार्जिनल रेवेन्यू, और छोटी वाली उंगली एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो एग्जाम में भूल जाए तो याद रहेगा ना कौन सा एवरेज रेवेन्यू है कौन सा मार्जिनल रेवेन्यू। तो बताइए कौन सी लाइन मार्जिनल रेवेन्यू, कौन सी लाइन एवरेज, ग्रीन लाइन क्या है बताइए, ग्रीन लाइन को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। वो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। और जो रेड लाइन हमने ड्रॉ कर दी है उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेवेन्यू। अच्छा, इस रेड लाइन को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये एवरेज रेवेन्यू। ठीक है जी। अब जरा बताइए एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है आउटपुट, और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट होना है, वही पांच चीजें होनी है, प्राइस, जवाब दें बेटा, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और एवरेज कॉस्ट एंड व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट। यस और नो। अब मुझे बताइए कोई भी फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, आउटपुट कंडीशन आज भी वही है जो कल थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन वही रहेगी। हर फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उतना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जिस आउटपुट पर उसका मार्जिनल प्रॉफिट जीरो हो। और मार्जिनल प्रॉफिट जीरो कब होगा, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के। यस और नो।
अब आप मुझे ये बताइए, क्या मैंने आपको परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू बिहेवियर का डिफरेंस समझाया? क्या मैंने आपको रेवेन्यू बिहेवियर का फर्क बताया परफेक्ट और इम्परफेक्ट में? क्या परफेक्ट और इम्परफेक्ट में रेवेन्यू बिहेवियर में फर्क है क्या नहीं है? है ना यार। परफेक्ट में रेवेन्यू इंक्रीज होता है कांस्टेंट रेट पर, लेकिन इम्परफेक्ट में ऐसा नहीं है। परफेक्ट में इंडिविजुअल फर्म का डिमांड कर परफेक्टली इलास्टिक है, प्राइस कांस्टेंट है। इम्परफेक्ट में ऐसा नहीं है। लेकिन क्या मैंने आपको कोई कॉस्ट का डिफरेंस बताया कि कॉस्ट के बिहेवियर में कोई डिफरेंस होगा परफेक्ट और इम्परफेक्ट में? मैंने कॉस्ट का तो कोई डिफरेंस नहीं बताया ना आप लोगों को। इसका मतलब कॉस्ट बिल्कुल वैसे की वैसी रहेगी जैसी है, जो हमने सीखा। पूरा कॉस्ट बिहेवियर हम पढ़कर अब यहां पहुंचे हैं ना। कॉस्ट हमने पहले पढ़ लिया। क्या कहते हैं आप सब लोग? अच्छा, इसका मतलब यह है कि अब मुझे आउटपुट डिटरमाइन करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है। सही है? क्या कहते हैं सब लोग? और ये मैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, आउटपुट कहाँ आना चाहिए? जहां पर मार्जिनल कॉस्ट कट करे एवरेज रेवेन्यू को, या जहां पर मार्जिनल कॉस्ट कट करे मार्जिनल रेवेन्यू को? कहाँ आउटपुट आना चाहिए? आउटपुट कहां से तय होगा? क्या कहते हैं आप लोग? जहां मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट कट करे, और वो कट कहाँ कर रहा है? इस पॉइंट पर। यस और नो? सही लिया पॉइंट मैंने? पॉइंट सही लिया मैंने? बताइए, क्या मार्जिनल लेवल को इसी पॉइंट पे कट कर रहा है ना बेटा? तो जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट, नहीं सही नहीं लिया रोहन बेटा? क्या कहते हैं रोहन बेटा? बेटा आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट क्या होगा? यार पे कैसे होगा यार? मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट? मार्जिनल प्रॉफिट। जिस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, उस पॉइंट पे मार्जिनल प्रॉफिट जीरो होगा। जहां पर मार्जिनल प्रॉफिट जीरो होगा, वहां पर टोटल प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यही तो बुनियादी बात है जो हमने सीखी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पूरे पूरे डेरिवेटिव में पूरे डेरिवेटिव में हम यही तो सीख कर आए हैं बेटा।